हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे कैन आस्क इज व्हाट इज फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, फिर भी हम इसको क्विकली एक बार देख लेंगे, ठीक है, कि आपका जो फाइन एग्रीगेट क्या होता है एंड फिर व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट। या सो the aggregate which passes through 4.75 mm sieve and retained on 75 micron sieve are known as fine aggregates। और आप इसको इन बेटर वे आप क्या बता सकते हो, जो भी एग्रीगेट्स 4.75 mm sieve से पास होंगे या द साइज ऑफ द एग्रीगेट्स 4.5 mm एंड लेसर देन दैट इज कॉल्ड एज अ फाइन एग्रीगेट। मतलब जो सैंड है इट इज कॉल्ड एज फाइन एग्रीगेट। तो टेक्निकली आपको इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, द एग्रीगेट विच डज नॉट पास थ्रू 4.75 mm sieve और रिटेन ऑन 4.7 mm sieve आर कॉल्ड एज कोर्स एग्रीगेट। अगर कोई भी चीज 4.75 से पास हो रहा है तो फाइन एग्रीगेट है। अगर 4.5 से 4.75 से पास नहीं हो रहा है या 4.75 के ऊपर वो रिटेन हो रहा है, वो सारे मेरे कोर्स एग्रीगेट्स है, राइट। The size of aggregates, the size of aggregates greater than 4.75 mm is called as coarse aggregate. The graded coarse aggregate is described by its nominal size of, देखो हमारे पास 40 mm का एग्रीगेट है, 20 का है, 16 का है, देन 12.5 10 mm का एग्रीगेट्स भी अवेलेबल है। 10 mm का एग्रीगेट्स बहुत छोटे होते हैं जो हम नॉर्मली रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। 40 mm के जो बड़े एग्रीगेट्स है तो हम पीसीसी के वर्क में यूज करेंगे या कहीं पे भी इंफीरियर क्वालिटी का जो वर्क करना है, जहाँ पे कुछ एक बेस बनाना है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जितने भी आरसीसी के कंस्ट्रक्शन है वहां पे हम 20 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे। 20 और मान लो आप ना 12.5 का भी या 16 का भी आप कॉम्बिनेशन बना के आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। 10 का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है या। अब ये सारे सीव साइजेस है, अगर आपको याद है कॉलेज के टाइम में आपने ये सारी चीज किया था ना, सीव शेकर है, तो आपने इसमें इस तरह से कोर्स एग्रीगेट डाला था, फिर उसने आप वहां से आपने क्या किया, इसको अलग अलग सीव में इसको अलग अलग साइजेस आपने यहाँ पे डिफाइन किया था। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कोर्स एग्रीगेट का बारे में है, ओके। दिस इज फॉर द कोर्स एग्रीगेट। देखो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये छोटे छोटे 10 mm का है, ये आपके 20 mm के रहेंगे ना, इस तरह से। इन द सेम वे आपके फाइन एग्रीगेट भी आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। या हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड एंड हाउ डू यू टेस्ट दैट। इसको हम क्विकली एक बार देखेंगे कि देखो जो भी मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे ना, सभी का आपको टेस्टिंग करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आप जो सैंड यूज कर रहे हो उसको उसका क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है। फर्स्ट इज इट शुड बी क्लीन कोर्स एंड केमिकली इनर्ट। मतलब केमिकली इनर्ट मतलब कोई और मटेरियल के साथ उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इट शुड कंटेन शार्प एंड एंगुलर ग्रेन्स, जैसे यहाँ पे दिख रही है, इस तरह से होना चाहिए। इट शुड बी वेल ग्रेडेड, दैट इज should contain particles of various sizes in the suitable proportions, okay. It should not contain salt which attracts moisture from the atmosphere। मतलब आपका जो सैंड है ना उसमें कोई सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जब एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होगा, मतलब इट्स एक्सपोज टू सनलाइट, तो उसमें सॉल्ट रहेगा, तो उसमें फिर मॉइस्चर कैप्चर हो जाएगा, फिर आपके सैंड में पानी आ जाएगा। सो एज फार एज पॉसिबल जो सैंड है, सैंड में हमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत कम ही रखना है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सिल्ट एंड क्ले। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक और वेजिटेबल मैटर। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आई मीन इंटरव्यू में इतना इतना डीप लेवल में नहीं पूछेंगे। इफ यू रिमेंबर इट्स वेल एंड गुड। हाँ, टेस्ट फॉर सैंड। सैंड इज एक्चुअली टेस्टेड एंड फ्रॉम इट्स टेस्ट प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इज नोन। सैंड इज रब्ड अगेंस्ट द फिंगर्स, जिसे हमने सीमेंट का किया था। सैंड इज रब्ड अगेंस्ट द फिंगर्स। इफ फिंगर्स आर स्टेन्ड इट इंडिकेट्स दैट द सैंड कंटेन्स सिल्ट और क्ले। स्टेन मतलब अगर यहाँ पे कुछ दाग पड़ जाता है, ओके, इफ यू फील लाइक देयर इज अ इम्प्रेशन और इस तरह से कुछ यहाँ पे दाग लग जाता है आपके फिंगर्स में, इसका मतलब उसमें कोई सिल्ट रहेगा या नहीं तो उसमें कोई क्ले रहेगा। So these are the certain tests what we can do on the sand. Other than that आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करना है, सिव एनालिसिस का टेस्ट भी करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करेंगे, वो तो हम करेंगे। पर ये नॉर्मल टेस्ट जैसे आप देखते ही आपको पता चलेगा, हाँ ठीक है ये सैंड अच्छा है, पर फिर भी इसके ऊपर हम केमिकल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट थ्रू आवर आइज हम इस तरह से टेस्टिंग को कर सकते हैं। या नेक्स्ट व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ द और गुड प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। फाइन का हो गया, अब कोर्स का भी वही चीज है। It should be clean, hard and non-porous, free from lumps of clay, organic and vegetable matter. It should not absorb water more than 10% of its weight after 24 hours of immersion in the water. हमने कॉलेज के टाइम में लैब में भी किया था कि अगर हम एग्रीगेट्स को अगर हम पानी में सोक करके रखेंगे 24 आवर्स के बाद जब हम इसको निकालेंगे, जब हम इसका वेट फिर से नापेंगे, तो 10% ऑफ द एक्चुअल वेट से इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपका स्टार्टिंग आपने एग्रीगेट लिया था, ओके, एक बकेट में आपने एग्रीगेट लिया था जिसका वेट आ रहा था मान लो 50 kg,
तो जब आप 24 आवर्स के बाद इसको पानी में रखोगे और फिर दोबारा जब इसका वेट आप चेक करोगे, 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 50 kg का 10% कितना हो जाएगा? 50% का 10 kg हो जाएगा 5 kg, या 50 × 0.1 या 5 kg। तो 55 kg से ज्यादा इसका वेट नहीं आना चाहिए जब आप इसको पानी से निकाल के फिर से वेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पोरस एग्रीगेट्स लीड्स टू करोशन इन द रीइंफोर्समेंट। मतलब अगर आपके एग्रीगेट्स ही पोरस है तो अगर क्या हो जाएगा, उसके थ्रू पानी चला जाएगा, फिर पानी चला जाएगा तो वो क्या होगा, रिबार के साथ मिक्स होगा, फिर रिबार का करोजन होगा। सो porous aggregates leads to corrosion in reinforcement. Aggregate should be chemically inert materials। मतलब chemically inert मतलब कोई भी अदर मटेरियल के साथ उसको मिक्सिंग नहीं होना, मतलब रिएक्ट नहीं करना है। इट शुड हैव गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। अगर आपको याद है कॉलेज के बीएमसीटी के लैब में या कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लैब में हमने एग्रीगेट्स के ऊपर हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ किया था, फिर हमने क्रशिंग स्ट्रेंथ किया था, फिर हमने हार्डनेस का टेस्टिंग भी किया था, राइट। और फिर हमने एब्रेशन टेस्ट भी किया था जहाँ पे हमने एग्रीगेट्स को एक मशीन में डाल के रिवॉल्यूशन दिया था, विच इज कॉल्ड एज एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। फिर हमने एक क्रशिंग स्ट्रेंथ भी लिया था जहाँ पे हमने एक हैमर को ऊपर से छोड़ा था 40 टाइम्स ना, वो भी याद है आपको। फिर हमने एक क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया था हमने, ठीक है, जो हमने एग्रीगेट्स लिया था और उसके ऊपर हमने क्रशिंग किया था। तो वो सारी चीज आपको टेस्टिंग करना है एग्रीगेट्स के ऊपर जब आपका एग्रीगेट साइट पे आता है। एंड यूजुअली हम रोड कंस्ट्रक्शन में सब ये सारे टेस्ट हमें एट एनी कॉस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। या नेक्स्ट इज इट शुड हैव अ गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ, इट शुड बी एंगुलर एंड इट शुड हैव शार्प एजेस, इट शुड नॉट बी फ्लेकी, ओके। अब इसका मतलब क्या, एंगुलर का मतलब क्या, वो हम देखेंगे। देखो आपको ना कभी भी एग्रीगेट्स जो आप लाते हो साइट पे, आपका एग्रीगेट्स इस तरह से होना चाहिए, दैट इज एंगुलर एग्रीगेट्स, मतलब एजेस इस तरह से शार्प एजेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके एग्रीगेट्स होना चाहिए, ठीक है। इसके तो नहीं कर पाऊंगा मैं, या समथिंग लाइक दिस। हाँ, इसको ऐसे बना शार्प एजेस इस तरह से होना चाहिए। आपके एग्रीगेट्स ना कभी भी इस तरह से राउंडेड एग्रीगेट्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से राउंडेड एग्रीगेट्स वी डोंट यूज इट। और फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं, फ्लेकी मतलब देखो इस तरह से होते हैं आपके फ्लेकी, मतलब ना वो जैसे आपके बनाने के चिप्स आते हैं ना, चिप्स जैसा रहेगा, उसका लेंथ ज्यादा रहेगा पर थिकनेस बहुत ही कम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेकी। फिर आते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में क्या होगा, इस तरह से इतने बड़े बड़े आपके एग्रीगेट्स रहेंगे, वो भी हमें यूज नहीं करना है। तो जो भी हमें यूज करना है इट्स ओनली एंगुलर एग्रीगेट्स, वेरएस ये जो आपका फ्लेकी जो चिप्स जैसा रहेगा उसको भी हमें यूज नहीं करना है। जो आपका इलोंगेटेड रहेगा मतलब उसका जो लेंथ है दैट इज टू मच इन कंपैरिजन टू द थिकनेस ऑफ योर एग्रीगेट, वो भी हमें यूज नहीं करना है। फिर थोड़े कुछ आते हैं फ्लेक एंड इलोंगेटेड, उसको भी हमें यूज नहीं करना है। राउंडेड को भी यूज नहीं करना है, जो भी यूज करेंगे सिर्फ एंगुलर एग्रीगेट्स, दिस इज एंगुलर एग्रीगेट्स, दिस इज ऑल्सो एंगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। अब आएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन की सर एंगुलर एग्रीगेट से क्यों यूज करना है। देखो एंगुलर aggregates exhibit better interlocking effect in concrete but they have low workability। इसका मतलब क्या है? देखो एंगुलर एग्रीगेट से तो यहाँ पे देखो साइड में बहुत एजेस है ना, ये सब एजेस है। तो जब इसके पास एजेस ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, इंटरलॉकिंग बहुत अच्छा सा बना रहेगा क्योंकि शार्प एजेस है। तो शार्प एजेस है मतलब वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, शार्प है मतलब रफ है, रफ मतलब जब इंटरलॉकिंग होगा फ्रिक्शन भी अच्छा रहेगा तो उसमें बॉन्डिंग अच्छा रहेगा, ओके। और इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा, और जैसे इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा उसमें ज्यादा सीमेंट का पेस्ट चला जाएगा उसको कोटिंग करने में। अगर ज्यादा सीमेंट पेस्ट चला जाएगा कोटिंग करने के लिए तो जो वर्केबिलिटी के लिए जो सीमेंट पेस्ट है वो बहुत कम पड़ेगा। सो दैट इज वाई इसमें जो वर्केबिलिटी होगा ना वो बहुत कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, और यहाँ पे एक और पॉइंट भी देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हायर क्योंकि अच्छा बॉन्डिंग बना रहेगा, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ रफ टेक्सचर्ड एंगुलर एग्रीगेट इज मोर, ठीक है। या नेक्स्ट, अब राउंडेड एग्रीगेट एग्रीगेट में क्या प्रॉब्लम है, सिंस इट्स अ राउंडेड एग्रीगेट वो बहुत प्लेन रहेगा। तो प्लेन रहेगा उसमें कोई रफ एजेस नहीं रहेंगे। अगर रफ एजेस नहीं रहेंगे तो वहां पे रफ एजेस नहीं रहेंगे तो मतलब स्मूथ सरफेस हो गया। तो स्मूथ सरफेस में कभी भी फ्रिक्शन नहीं होता है, राइट। कोई भी फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो इंटरलॉकिंग जो आपको एंगुलर एग्रीगेट में मिल रहा था वो आपको राउंडेड एग्रीमेंट एग्रीगेट में आपका जो ए वाला में है ना, व्हाट इज दैट इंटरलॉकिंग, वो आपको नहीं मिलेगा, ओके। जब वो भी नहीं मिलेगा आपको, पर इसमें एक बेनिफिट क्या है, इसमें वर्केबिलिटी अच्छा है। वर्केबिलिटी क्यों अच्छा है, क्योंकि रफ सरफेस नहीं है और इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम पड़ गया। अगर सरफेस एरिया ही कम है तो सीमेंट पेस्ट भी कम चाहिए आपको वो सरफेस को कोट करने के लिए। अगर कम सीमेंट पेस्ट जा रहा है आपके सरफेस को कोट करने के लिए, बाकी जो सीमेंट बचेगा वो तो आपको वर्केबिलिटी में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई rounded aggregates have good workability but they don't have better interlocking due to the smooth texture। समझ में आ गया?
तो आप कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे? देखो, अगर हम एंगुलर एग्रीगेट्स यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ तो अच्छा मिल रहा है हमें, पर वर्केबिलिटी में हम मार खा रहे हैं। अगर हम राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी अच्छा मिल रहा है, पर स्ट्रेंथ बहुत कम होगा। पर जब हम कोई भी कंक्रीट को बनाते हैं ऑन द साइड प्रैक्टिकल, हमें दोनों चीज चाहिए, हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें वर्केबिलिटी भी चाहिए। अब हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो हम कैसे मैनेज करेंगे? प्रैक्टिकली हम एंगुलर एग्रीगेट्स को ही यूज करेंगे। हमें स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो स्ट्रेंथ तो हम एंगुलर एग्रीगेट से लाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी देखा था कि आपने जो प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर, इसका काम क्या है? इसका काम तो वर्केबिलिटी बढ़ाना है, तो हम इसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे। बस सिंपल सी बात है। अगर आप राउंडेड एग्रीगेट लोगे तो इसमें तो ऑलरेडी वर्केबिलिटी है, फिर प्लास्टिसाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। पर स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें इंपॉर्टेंट है, वर्केबिलिटी जो है वो एडिशनल है, और हम उसको किसी और चीज से हम वर्केबिलिटी ला सकते हैं, पर स्ट्रेंथ वी कैन नॉट ब्रिंग इट फ्रॉम अदर सोर्स। वो व्हाट यू कॉल दैट, उसका खुद का स्ट्रेंथ रहेगा, राइट? आई मीन इट्स वी कॉल इट एज इनहैबिट। व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश? या एक मिनट, लेट मी चेक दैट। तो वहां पे एक टर्म यूज करना है, लेट मी सर्च दैट टर्म। हाँ, इनहैबिट। ठीक है। इनहैबिटेंट। वो वर्ड नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रेंथ वाला है ना, वो आपके एग्रीगेट्स के अंदर ही होना चाहिए, आप एक्सटर्नली उसको नहीं ला सकते हो। वेरएज वर्केबिलिटी हम एक्सटर्नली ला सकते हैं, लाइक अ प्लास्टिसाइजर यूज करके। तो दैट इज व्हाई वी गो विद द एंगुलर एग्रीगेट्स। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा, या मान लो कल साइट पे भी आप काम कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एंगुलर एग्रीगेट्स ही यूज करना है। मान लो आप कहीं चले गए, और आपके रिश्तेदार कोई का घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आपने देखा कि वहां पे आपके एंगुलर एग्रीगेट्स नहीं है, उन्होंने राउंडेड एग्रीगेट्स लाया, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना। अब देखो, हम सिविल इंजीनियर से, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये राउंडेड एग्रीगेट है, ये एंगुलर है, ये फ्लेकी है। पर जो नॉन नॉन टेक्निकल बंदा है, उसके लिए तो एग्रीगेट ही है। तो जब हम कहीं टेस्टिंग, कहीं हम जाएंगे, कोई सुपरविजन के लिए जाएंगे, या मान लो जब आपके साइट पे जब आप काम करोगे, ट्राई टू सी कि किस तरह से एग्रीगेट्स आपके साइट में आया है। ठीक है। हाँ, ताकि उससे हम उस, अभी जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको वहां पे अप्लाई करोगे, सिर्फ पढ़ के नहीं बैठोगे, वो अप्लाई करो। जब आपके साइट पे एग्रीगेट आएगा, या मान लो आप कोई घर में जाओगे इंस्पेक्शन के लिए, कहीं पे भी आप जाओगे, आप देख लो ना कि किस तरह से एग्रीगेट से लोग मंगवा रहे हैं। तो देर यू कैन पुट ऑल द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। या या लास्ट एक और चीज देखेंगे, कि अभी तक मैं बता रहा कि वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी, अब वर्केबिलिटी क्या है? What is workability? So it is that property of a freshly mixed concrete or a mortar which determines the ease and homogeneity with which it can be mixed, placed, compacted and finished. देखो मैं सिंपल से समझाऊंगा। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी इट्स एबिलिटी ऑफ अ freshly mixed concrete or a mortar, okay, which determines the ease and, इसको इस तरह से समझेंगे, the ease with the ease which with which the concrete can be mixed, transported, placed and finished is called as वर्केबिलिटी। इसको एक और बार समझा दूंगा, देखो। द ease with which the freshly prepared concrete can be prepared, transported, placed and compacted and finished is called as वर्केबिलिटी। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। मान लो मैं आपको दो चॉकलेट दे रहा हूँ, एक एक्लेस का चॉकलेट है और एक फ्रूटेला का चॉकलेट है। तो एक्लेस चॉकलेट को खाने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? मान लो 10 सेकेंड में आप इसको खा सकते हो, क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहेगा। और जैसे ही 4-5 बार आप इसको चबाओगे, अपने आप वो कट हो जाएगा, एंड देन यू कैन टेक इट इनसाइड। तो इसमें आपको ज्यादा इफेक्ट, आपका ज्यादा एफर्ट नहीं जा रहा है। अगर मैं आपको फ्रूटेला का चॉकलेट दे दूं और बता दो इसको 10 सेकेंड के अंदर खाने के लिए, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको फर्स्ट इसको तोड़ना है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड। फिर हार्ड होगा, फिर आप इसको कट करोगे, फिर आप अंदर लोगे, तो आपको लगभग 15 या 20 सेकंड लगेगा। तो इट्स नॉट अबाउट 15 से 20 सेकंड, इट्स अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग। यहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं था, पर फ्रूटेला चॉकलेट खाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट होगा ना। इन द सेम वे, अगर मेरा कॉन्क्रीट अगर मेरा कंक्रीट वर्केबल नहीं है,
जो लोग साइड पे काम करेंगे उनको खींचने के लिए बहुत दिक्कत होगी, और प्लेसिंग में प्रॉब्लम होगा। जब आप वाइब्रेटर चलाओगे आपको वाइब्रेटर सही से अंदर नहीं जाएगा, आपका कंक्रीट बहुत स्टिफ रहेगा। तो इसीलिए इट इज अ ईज, इसलिए तो वर्ड है ना ईज लिखा है, जितना इजी हो सकता है मेरा कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है, द ईज विच विथ द कंक्रीट कैन बी prepared, transported, mixed and placed and compacted is called as workability। ठीक है, कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपको कंक्रीट इट शुड एक्ट एज अ वन सिंगल यूनिट, इट शुड बी अ होमोजेनियस कंक्रीट, एंड जितना हो सकता है आप उसको इजीली आप उसको उसके साथ काम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्केबिलिटी। ठीक है, या हाँ, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है, अगर हमें इतना इजी काम कर लो, हम उसमें पानी ज्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे में पानी ज्यादा ऐड कर दो कंक्रीट में, कंक्रीट तो आपको वर्केबल रहेगा। एग्जैक्टली, आप पानी तो ऐड कर सकते हो। फिर वहां पे एक और टॉपिक आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा कि जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा आपका स्ट्रेंथ घटेगा, वो तो कब हमें पता है ऑलरेडी। फिर तो दैट इज वाई ये सारे कॉन्सेप्ट पता है ना, ये सारी चीज। जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो घट रहा है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे ला रहा हो तो स्ट्रेंथ मेरा घट रहा है। तो अगर ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, पर स्ट्रेंथ का क्या होगा, स्ट्रेंथ का पूरा लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो दैट इज वाई ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो केम इनटू प्लेस। ठीक है, दैट इज वाई this admixture like plasticizer came into place, right, came into existence। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है, वर्केबिलिटी को साथ में लेके जाना है, तब जाके हम प्लास्टिसाइजर को यूज करेंगे ताकि उसमें आपका कंक्रीट वर्केबल रहेगा। ठीक है, अब ये सारे जो वर्केबिलिटी जो होगा तो उसको हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारे टेस्ट आपने कॉलेज के टाइम में किया था। दैट इज वन इज स्लम्प टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, फिर आता है आपका वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फिर आता है फ्लो टेस्ट, जो यूजुअली हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में यूज करेंगे। बट स्लम टेस्ट आपको हर एक कंस्ट्रक्शन साइट में हम इसको करेंगे, जब भी कोई कंक्रीट आपके साइट पे आएगा स्लम टेस्ट वी आर सपोज टू डू। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट वैसे नहीं करेंगे, वी बी कंसिस्टोमीटर आल्सो वी डोंट डू ऑन द साइट प्रैक्टिकल, ये सिर्फ कॉलेज के टाइम में लैब में या कोई एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वी ट्राई टू डू, बट मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट वी गो विद द slum test only। Okay, yeah, so I hope you have enjoyed my lecture up to here, you got a complete idea कि वर्केबिलिटी क्या होता है, किस तरह से हमें इसको समझना है, ऑल दोस थिंग्स। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।